नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जो कि 4 नवंबर 2024 को आई थी और ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जिसमें सिविल अपील नंबर 1095 और 2023 जो मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस रिस्पोंडेंट है, जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड अदर है। तो दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल के ऊपर डिस्कस किया है, रेस जुडिकाटा के ऊपर भी डिस्कस किया है और साथ में जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 2010 का 1910 का और 2003 का जो प्रोविजंस है उसको भी यहाँ पर एनालिसिस किया है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक बार एक ऑर्डर पास हो जाए और वो किसी पार्टी के अगेंस्ट में चला जाए तो आप बेशक आप उस पिटीशन को विड्रॉ कर लो और फिर एक और फ्रेश पिटीशन फाल दो, तब भी आप उसका वो क्लेम नहीं कर सकते, तो आप स्टॉप्ड हो जाते हो उस चीज़ से। तो लॉ ऑफ स्टॉपल के जो प्रोविजंस हैं वो इसमें जो है वो एप्लीकेबल हुए हैं इस जजमेंट में भी। और यहाँ पर एक केस क्या था कि एक जो अपीलेंट हैं वो एक मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड करते हैं और मध्य प्रदेश की एक कंपनी थी और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड करती थी और रिस्पोंडेंट थे जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था और यहाँ पर परमिशन थी। रिस्पोंडेंट ने एक परमिशन मांगी थी कि वो टीजी सेट होता है, एक टर्बो सेट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, उसकी परमिशन मांगी थी। तो जो अपीलेंट है उन्होंने ये कहा था कि आप बेशक लगा सकते हैं लेकिन आप एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का वो जनरेट नहीं कर सकते, सिर्फ जो है वो एक लिमिटेड पर्पस के लिए ही जो है वो यूज किया जा सकता है। तो लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वायलेशन किया था एज पर द एग्रीमेंट, ये बताया गया। तो इसलिए उन्होंने कैंसिलेशन था जो एग्रीमेंट का वो कर दिया था उनके साथ। तो उससे एग्रीमेंट होके रिट पिटीशन थी रिस्पोंडेंट ने फाइल की थी और कैंसिलेशन जो ऑर्डर था उसको चैलेंज किया था और मीन्स हाई कोर्ट ने यहाँ पर स्टे लगा दिया था और एक कहा था, कंडीशन दी थी कि आप एक मिनिमम गारंटी चार्जेस हैं वो आपको देने होंगे, जो कि 70 लाख के आसपास कुछ समथिंग अमाउंट थी। वो कहा था रिस्पोंडेंट की वो मिनिमम गारंटी है वो देंगे। तो उसके बाद शो कॉज नोटिस था वो अपीलेंट ने दिया कि आप जितना अमाउंट है अब वो आप हमें दीजिए, लेकिन उसके बाद रिस्पोंडेंट एक मिसलेनियस पिटीशन थी वो फाइल कर दी थी रिट पिटीशन के अंदर और फिर बाद में कोर्ट ने जो था वो डिस्पोज कर दिया था इस ग्राउंड पे कि मिनिमम, उन्होंने ये ग्राउंड ये रेज किए थे कि हमने तो कंजम्पशन की नहीं इतनी इलेक्ट्रिसिटी जितना 70% लैक्स समथिंग अमाउंट मांगा जा रहा है, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि मिनिमम गारंटी चार्जेस हैं वो एप्लीकेबल होंगे चाहे आपने कंज्यूम की हो या ना की हो, इतना आपको देना होगा अमाउंट। लेकिन फिर उसके बाद जो थी रिस्पोंडेंट ने रिट पिटीशन थी उसको विड्रॉ कर लिया था कि आप कहा था कि नई पॉलिसी आ रही है उसके अंतर्गत हम लेंगे। और फिर बाद में फिर थोड़ा डिस्प्यूट राइज हुआ, फिर 70 लाख था। फिर उन्होंने अपीलेंट ने डिमांड की कि 70 लाख जो है वो आपको गारंटी चार्जेस हैं, पीछे के जो चार्जेस हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, उसको फिर चैलेंज किया गया था। और अब की बार जो सेकंड रेट पिटीशन डाली थी और फिर उसके बाद कोर्ट ने ये कहा था कि आप जो नई पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली दिए अमाउंट है वो फिक्स करें। तो उसके बाद 56 लाख का जो अमाउंट था वो फिक्स हुआ था। तो यहाँ पर इस जजमेंट में हम देखते हैं डिटेल्स के ऊपर देखते हैं, थोड़ा फैक्ट्स हैं और क्योंकि लेंथी जजमेंट है तो थोड़ा सा हम इसमें ब्रीफली जाएंगे, पूरा एक चीज को कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा शॉर्ट वीडियो में, मीन्स जो एक रीजनेबल टाइम का जो वीडियो है। तो देखिए ये फाइनल जजमेंट थी वो 13 अक्टूबर 2011 की थी, हाई कोर्ट के मध्य प्रदेश की थी, जिसमें रिट अपील थी, मीन्स डिविजनल बेंच की जो रिट अपील थी उसके ऊपर चैलेंज किया था फर्स्ट रिस्पोंडेंट ने, जो कि फर्स्ट रिस्पोंडेंट ने चैलेंज की थी, तो वो उनके फेवर में चली गई थी रिस्पोंडेंट ने। तो अपीलेंट ने यहाँ पर स्पेशली पिटीशन थी डिविजनल बेंच के जो ऑर्डर है उसको चैलेंज किया था। अब फैक्ट्स के ऊपर चलते हैं। फैक्ट्स क्या थे? अपीलेंट एक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी है, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है और सेकेंड और थर्ड जो है वो अपीलेंट जो है उनके ऑफिसर्स हैं और जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट ये कंपनी एक्ट के अंदर एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, वो बिजनेस करती थी रेक्टिफाइड स्पिरिट का, इलेक्ट्रिक एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल्स का, बॉटलिंग ऑफ इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर, इस सब का ये काम व्यापार करती थी। और सेकंड रिस्पोंडेंट जो है वो मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो जिन्होंने फर्स्ट रिस्पोंडेंट को कहा था कि आप प्रपोजल है
जो बायोगैस जो प्लान्स हैं, जो बायोगैस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूनिट के, वो आप अपना प्रपोजल दें। लेकिन फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट ने कोई कम्युनिकेशन नहीं दी थी। उसके बाद कोई रिलीफ जो है नहीं मांगा गया था अगेंस्ट द लेटर, मींस रिलीफ जो है वो नहीं मांगा गया था। मींस एंड ये मध्य प्रदेश जो पोल्यूशन कंट्रोल है बोर्ड है, उसमें नहीं मांगा गया था। अब यहाँ पे डिस्प्यूट क्या था, डिस्प्यूट पे चलते हैं। एग्रीमेंट हुआ था 18 नवंबर 1991 को, कि कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है जो फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट का जो यूनिट है ग्वालियर में, वो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की जो एनर्जी की सप्लाइंस के लिए मांगा था। और फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट जो हैं उन्होंने कहा था कि गारंटी की थी हम इतनी मिनिमम कंजम्पशन है वो करेंगे, तो इसलिए एनुअल रेवेन्यू जो होगा 34,747 रुपया होगा। और उसके बाद सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स भी एग्जीक्यूट किए गए अपीलेंट्स और फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट के बीच में। तब इसमें कंजम्पशन की जो दर थी वो बढ़ा दी गई थी। और 17 नवंबर 1992 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें जो 136 किलोवाट की एम्पियर की जो क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी थी वो उसे बढ़ाकर 169 kVA कर दिया था। और एग्रीमेंट जो था फिर फर्दर लिया गया 3 साल बाद, एक और फर्दर एग्रीमेंट लिया गया 30 मार्च 1995 में, तो 305 kVA कर दिया। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट ने परमिशन मांगी अपीलेंट से कि यहाँ पर था, देखिए यहाँ पे था 807 kVA बायोगैस टर्बो जनरेशन सेट वो लगाना चाहते हैं। और सेकंड अपीलेंट ने परमिशन दे दी थी फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट के कि इस कंडीशन में कि जो टीजी सेट है वो अपीलेंट के जो सप्लाई सिस्टम के साथ पैरेलल नहीं चलेगा। मींस अपीलेंट जो है वो अपना चलाएंगे, लेकिन साथ में आप अपना नहीं चला सकते हैं कि 807 kVA का बायोगैस टर्बो जनरेटिंग यूनिट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, वो नहीं चला सकते हैं। और अब इसने ये कहा था कि जो टीजी सेट है वो सिर्फ एक स्टैंड बाय मेजर होगा, कि अगर कोई अपीलेंट जो है वो पावर सप्लाई में अगर कमी हो जाती है, जब नहीं सप्लाई हो पाती है, तो उसका स्टैंड बाय लिया जाएगा उसका। और इसका डिस्प्यूट यहाँ पर ये हुआ कि अब यहाँ पर बताया कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट था उसने मंथली मिनिमम कंजम्पशन ऑफ यूनिट थी वो 35% लोड फैक्टर की बढ़ा दी थी। अगर कोई अगर पावर कट जो अगर नहीं होता है तो 35% वो लोड का फैक्टर लेंगे। अगर पावर कट होगा तो 39% जो मींस कंजम्पशन यूनिट 39% लोड फैक्टर होगा वो। और थर्ड सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट भी एग्जीक्यूट किया गया था अपीलेंट और फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट के बीच में। और 1 जून 1996 में कहा गया कि एडिशनल 560 kVA है वो आप फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट को सप्लाई करेंगे। टोटल कॉन्ट्रैक्ट था 1170 kVA का। और अब यहाँ पर क्या हुआ कि रिस्पॉन्डेंट जो था वो टीजी सेट को एक पैरेलल सोर्स पे चलाने लगे, ऐसा बताया गया। एलिजिंग मींस ऐसा उनका डिस्प्यूट में अपीलेंट की साइड से था कि वो एक पैरेलल यूनिट चला रहे हैं, तो इसलिए जो परमिशन जो दी गई थी उसको कैंसिल कर दिया गया था। अब उस कैंसिलेशन नोटिस को फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट ने चैलेंज किया था, रिट पिटीशन डाली थी। हाई कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दिया, तो उसमें जो कैंसिलेशन नोटिस था उसको स्टे लगा दिया और कहा कि मिनिमम गारंटी चार्जेस हैं वो देने होंगे। और अपीलेंट ने शो कॉज नोटिस दिया 14 जुलाई 2000 को, और कहा कि लायबिलिटी आपकी बनती है 70,50,000 रुपये। और कहा कि 15 दिन के अंदर दें और क्या साथ में कहा कि रिप्रेजेंटेशन भी दे और विद रिस्पेक्ट टू नोटिस के साथ भी। और यहाँ पर चैलेंज कर दिया उन्होंने रिस्पॉन्डेंट ने कि एक मिसलेनियस पिटीशन थी वो इसी पिटीशन में लगा दी। और हाई कोर्ट ने कहा कि फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट को इतना मिनिमम गारंटी चार्जेस है वो देने होंगे, चाहे आपने इलेक्ट्रिसिटी कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट की कंज्यूम की हो या ना की हो। और 21 अक्टूबर 2006 को अब यहाँ पर रिस्पॉन्डेंट ने विड्रू कर ली फर्स्ट रिट पिटीशन को 2006 की 21 अक्टूबर 2006 को। कहा कि अब रिप्रेजेंट करेंगे मैटर को अपीलेंट के समक्ष में, क्योंकि एक पॉलिसी जो है वो स्टेट की चेंज हो गई है, तो अब इसमें कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है कि अगर आप टीजी सेट लगा रहे हैं, टर्बो गैस का जो सेट बताया था वो लगा रहे हैं, उसकी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। 2006 में ये लगाया था। 2 साल के बाद ये फिर अपीलेंट ने शोकॉज नोटिस भेज दिया 7 जनवरी 2009 को कि इस 70,050 रुपये आपका क्वांटिफाई किया गया कि आपकी लायबिलिटी बनती है। और जो आपने रिस्पॉन्डेंट की लायबिलिटी थी फॉर मिनिमम गारंटी कंजम्पशन जो थी वो जून 1996 से लेकर मई 2000 तक की, तो उन्होंने कहा कि हमने यूटिलाइज नहीं की है। अब सेकंड शो कॉज ने 30 दिन का टाइम दिया था रिप्रेजेंटेशन को कि आप रिप्रेजेंटेशन दें, और नहीं तो फिर फर्दर क्या होगा कि अगर रिप्रेजेंटेशन देना चाहे तो आप दे सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में क्या होगा हम डिमांड इतनी करेंगे। और उसके बाद डिमांड रेज की गई एनर्जी बिल की में, और प्री एग्जिस्टिंग लायबिलिटी 70,500
को मेंशन कर दिया गया, अदर चार्जेस के अंदर मेंशन कर दिया गया। उसके बाद अपीलेंट ने डिमांड कम डिस्कनेक्शन नोटिस दे दिया था यहाँ पर 18 मार्च 2009 को, और थ्रेटनिंग किया कि 70,50,448 रुपए आपको देना पड़ेगा 15 दिन में, नहीं तो सप्लाई जो है डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी बिना किसी नोटिस के। अब इस सेकंड शो कॉज नोटिस को रिस्पोंडेंट ने फिर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में चैलेंज किया, कहा कि सेकंड शो कॉज नोटिस को कैंसिल कर दिया जाए, क्वैश कर दिया जाए। अब हाई कोर्ट ने 6 नवंबर 2009 को स्टे कर दिया सेकंड शो कॉज नोटिस को, और कंडीशन लगा दी कि फर्स्ट रिस्पोंडेंट जो है वो बैंक गारंटी इक्विवेलेंट अमाउंट की देंगे, और बैंक गारंटी जो है वो फर्निश्ड मैटर ऑफ रिकॉर्ड था कि जो गारंटी थी वो फर्निश कर दी थी फर्स्ट रिस्पोंडेंट ने 20 अप्रैल 2009 को। और सिंगल जज हाई कोर्ट ने 16 जुलाई 2009 को पार्शियली अलाउ कर दी थी रिट पिटीशन को, और लॉर्डशिप्स ने ये कहा कि फर्स्ट रिस्पोंडेंट जो है वो ऑब्लिगेटेड थे कि कंज्यूम करने के लिए मंथली मिनिमम यूनिट्स की जो लोड फैक्टर थी, क्योंकि ये एग्री हो चुका था उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में कि जो लेटर आया था 30 मई 1996 में। लेकिन उसके बाद रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हुई थी, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की जो डिमांड थी वो एनहांस कर दी थी, और जो कि स्ट्रक डाउन हो गई थी, और अपीलेंट को डायरेक्शन दी गई थी कि वो रिकैलकुलेट करें, इसलिए वो जो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन थी उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, और यहाँ पर अपीलेंट को डायरेक्शन दे दी कि वो रिकैलकुलेट करे डिमांड को, और एनहांस डिमांड थी वो सिर्फ एप्लीकेबल होगी 14 अक्टूबर 1996 से। अब उस कम्युनिकेशन से अपीलेंट ने इन्फॉर्म किया फर्स्ट रिस्पोंडेंट की एक रिवाइज डिमांड बनाई है, अब 56 लाख की हुई है, 56,81,970 रुपए 58 पैसे की, जो कि अब कहा गया वो जो कि रिकवर कर ली गई थी, जो बैंक गारंटी फर्स्ट रिस्पोंडेंट ने दी थी। अब यहाँ पर 16 नवंबर 2009 को अपीलेंट्स ने इनकैश कर दी थी बैंक गारंटी को, और एक चेक था वो दे दिया कि ये हमने जो एक्सेस अमाउंट था उसको रिफंड कर दिया। अब इसकी इनकैशमेंट को चैलेंज कर दिया फर्स्ट रिस्पोंडेंट ने, और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स थी वो चला दी 18 नवंबर 2009 को। और इसके बाद इस रिट ऑर्डर से जो रिट का जो ऑर्डर आया था फर्स्ट रिस्पोंडेंट ने अब यहाँ पर डिविजनल बेंच में एक इंट्रा कोर्ट अपील थी, जैसे रिट अपील है वो फाइल कर दी थी, उससे उसका जजमेंट ऑर्डर आया था, उसको चैलेंज किया गया था अपीलेंट मींस अपीलेंट के अगेंस्ट गई थी। डिटेल में इसमें बताया नहीं है, इम्प्यून जजमेंट में बताया था कि अब जजमेंट के बारे में बता रहे हैं। डिविजनल बेंच ने रिट अपील थी वो अलाउ कर दी थी, और शो कॉज नोटिस था जो सेकंड था वो क्वैश कर दिया था, क्योंकि एक एप्लीकेशन थी 56 सब पार्ट 2 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत। अब यहाँ पर था कि पहला रिस्पोंडेंट जो है वो क्या पे करेंगे मिनिमम गारंटी कंजम्पशन थी। हाई कोर्ट ने रेमंड लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की जजमेंट पर रिलाई किया, और ये ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट अपीलेंट जो है वो अपने राइट्स में थे, उनके पास राइट था कि वो मिनिमम गारंटी चार्जेस हैं वो डिमांड कर सकते हैं, और एक कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी भी थी इस अपीलेंट की कि वो सप्लाई करें इलेक्ट्रिसिटी को उस एक्सटेंट तक, और इसलिए वो जो ड्यूटी थी वो प्रूव नहीं हो पाई है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी जो बताई गई है वो अपीलेंट के ऊपर थी। अब यहाँ पर कहा कि प्रूव नहीं हो पाई है प्रेजेंट केस में। हाई कोर्ट ने अब एक और इशू था लिमिटेशन का, उस पर भी इम्बार्ट किया। अब कहा कि क्या अपीलेंट रिकवर कर सकते हैं ड्यूज को जो थे जून 1996 से लेकर मई 2000 तक के जो ड्यूज थे सेकंड शो कॉज नोटिस में, वो ले सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर हाई कोर्ट के पास ये आया कि जो लायबिलिटी थी वो फर्स्ट रिस्पोंडेंट के ऊपर एक्यूर्ड हो रही थी। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट था 1948 का, और शो कॉज नोटिस जो इशू हुआ था वो तब हुआ था 2003 का जब एक्ट आ गया था, और सेकंड शो कॉज नोटिस उसी के अकॉर्डिंगली दिया गया था। और डिफरेंस दोनों लेजिस्लेशन में थे कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन थी वो रिकवरी ऑफ जो ड्यूज थे 2003 के एक्ट में जो स्पेसिफिकली यहाँ पर बताया था कि पिछले के जो एक्ट था जो 1948 का जो एक्ट था उसमें जो लिमिटेशन पीरियड है वो नहीं बताया हुआ था, जबकि 2003 में जो लिमिटेशन पीरियड है वो बताया हुआ था। और 56(2)(2003) का एक्ट ये कहता है कि डिसकनेक्शन ऑफ सप्लाई इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, अगर कहा कि कोई सम अगर कोई कंज्यूमर है, अगर पीरियड उस कंज्यूमर से 2 साल के अंदर ही लिया जा सकता है, अगर वो रिकवरेबल बनता है एरियाज ऑफ द चार्जेस हैं, और लाइसेंसी जो है वो कट ऑफ नहीं करते सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, एंड लाइसेंसी शैल नॉट कट ऑफ द सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर ये बताया कि कोई भी लॉ है तो नो सम ड्यू फ्रॉम एनी कंज्यूमर, तो किसी भी कंज्यूमर से आप रिकवर कर सकते हो सिर्फ 2 साल तक के लिए फ्रॉम द डेट जब उसके ऊपर ड्यू पड़ता है। तो और ये पता चल जाए कि कंटिन्यूसली रिकवरेबल और एरियल चार्जेस हैं, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की गई, और लाइसेंसीज का जो है वो लाइसेंसीज ने जो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो कट ऑफ नहीं किया, मींस जो सप्लायर इलेक्ट्रिसिटी का उन्होंने कट ऑफ नहीं किया। हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि 2003 का जो एक्ट था वो फोर्स में नहीं था, और लायबिलिटी थी इसलिए वो कंटिन्यू बनती है फर्स्ट रिस्पोंडेंट के ऊपर,
और आफ्टर 2003 के एक्ट भी जब भी फोर्स में आया था, तो इसलिए लायबिलिटी थी 10 जून 2003 की, वो इन्फोर्स नहीं की जा सकती 2 साल के बाद, क्योंकि अगर सेक्शन 56(2) को पढ़ेंगे और साथ में सेक्शन 174 पढ़ेंगे 2003 के एक्ट के हिसाब से, तो लिमिटेशन जो पीरियड था वो 2 साल का था। हाई कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया, जो रिस्पोंडेंट की जो रिट पिटीशन थी वो डिस्पोज्ड हो गई थी 21 जून 2006 को, क्योंकि जो पीरियड ऑफ 2 इयर्स था वो जो बताया गया है वो 9 जून 2008 का था, और 2008 तक ही बनता था। मींस 21 जून को डिस्पोज कर दी थी जो पीरियड फर्स्ट जो रिट पिटीशन थी, तो इसलिए अब कहा कि 2 साल का पीरियड है वो कैलकुलेट करेंगे तो 9 जून 2008 तक का ही बनता है। और फर्स्ट अपीलेंट ने जो शो कॉज इशू था वो 7 जनवरी 2009 को दिया था। तो यहाँ पर ये कह रही है कि टाइम बैरिड है, क्योंकि यहाँ तक की सीमा थी वो खत्म हो रही थी लिमिटेशन की। अब कहा कि जो सेकंड शो कॉज नोटिस था वो 7 जनवरी 2009 का दिया था, तो ये बियॉन्ड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन है। तो इसके बाद जो डिविजनल बेंच थी उन्होंने जजमेंट को रिवर्स कर दिया था, और ऑर्डर आया था 16 जुलाई 2009 का, जो मींस जो ऑर्डर था 2009 का जो रिट कोर्ट ने पास किया था उसको डिविजनल बेंच ने रिवर्स कर दिया था, और सेकंड शो कॉज नोटिस थी जो कि अपीलेंट ने दिया था उसको क्वैश कर दिया था। अब पार्टीज ने अपने अपने कंटेंशंस दिए, अब पार्टीज के कंटेंशंस के बाद हम कोर्ट ने अपना क्या एनालिसिस किया उस पर चलते हैं। जजमेंट काफी लेंथी हो रही है, और अब यहाँ पर पहला सो इश्यूज ये रेज किया कि कोर्ट ने पहले क्या इश्यूज रेज किया। इश्यूज ये रेज किया कि जो इश्यूज अराइजेज हुए फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट अपील में, कि जो पहला टास्क था हमारे पास कि क्या सेक्शन 56(2) इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का उसकी कोई एप्लीकेशन बनती है, जो डिमांड रेज की थी अपीलेंट्स ने मींस फर्स्ट रिस्पोंडेंट के ऊपर, कि जो रिकवरी जो सम्स था, जो पेबल था, वो 1910 एक्ट के तहत ले रहे थे। तो क्या ये इम्प्यून जजमेंट थी वो सस्टेनेबल थी इस पे? अगर नहीं है तो अगर कोर्ट ने कहा पहले तो ये क्या मेंटेन सस्टेनेबल है, अगर नहीं है तो क्या जो डिमांड जो ली गई है तो उसको क्या 1910 का जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है उसके अंदर वो सस्टेनेबल होगा, क्योंकि लॉन्ग डिले काफी हो चुका था। मींस लॉन्ग डिले से क्या इसके सस्टेनेबल है 1910 के एक्ट के मुताबिक? तो इन दोनों इश्यूज को यहाँ पर कोर्ट ने अपना डिसाइड किया। अब हेयरिंग सुनने के बाद, इम्प्यून जजमेंट को देखने के बाद, जितने भी मटेरियल्स थे रिकॉर्ड में उसको परस्यू करने के बाद, तो ये निकल के आया कि जो 1910 का जो एक्ट था वो बना था 1 जनवरी 1911 का। उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे वो बताए हैं यहाँ पे, कि रैशनलाइजेशन करना, प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करना, और जो भी इलेक्ट्रिकल डेवलपमेंट के लिए होगा वो सब करना। तो और 10 जून 2003 को एक नया एक्ट आ गया था, तो उसमें ये बताया था कि जो कंसोलिडेट करना, जो लॉज बने हुए हैं उसको सबको एक कंसोलिडेट करना, जो कि जनरेशन से संबंधित होगा, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग वर्ड भी यूज किया गया था, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ताकि एक कंड्यूसिव हो सके इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए, और प्रमोट भी करने के लिए भी बोला था कि प्रमोट कॉम्पिटिशंस, और जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल एरियाज, जितने भी एरियाज हैं उनको सप्लाई की जा सके, और इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ फिक्स है, और जितनी ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज को ट्रांसपेरेंट करना, और जो सब्सिडीज होंगी, प्रमोशन ऑफ एफिशिएंट होगा, और एनवायरमेंट बिनिंग पॉलिसीज होंगी। तो ये सारे उसके ऑब्जेक्टिव्स थे 2003 के। और उसमें 2003 में इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के बारे में भी जिक्र किया गया, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का गठन भी होता है, उसमें रेगुलेटरी कमीशंस भी हैं, और एक अपीलेट ट्राइब्यूनल भी है। और 2003 का जो एक्ट था उसमें सेक्शन 185 सब पार्ट 1 था, उसको रिपील्ड कर दिया था, कि 1910 का जो एक्ट था उसको रिपील्ड कर दिया था, और 1948 का एक्ट था, दोनों एक्ट्स को यहाँ पर 2003 के एक्ट ने आके पिछले दोनों एक्ट्स को रिपील्ड कर दिया। मींस दोनों इफेक्ट अब खत्म हो गए, क्योंकि नया एक्ट आ गया। अब 1948 का एक्ट जो था वो, उसके बाद स्टैट्यूटरी पावर्स दी गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज को, जो और कंपनीज जनरेट करती हैं। तो अब उन्होंने कहा कि उसका, आप कोर्ट ने कहा सबका मिनिमम रेफरेंस है, जो यहाँ पर जो डिस्प्यूट खड़ा हुआ है उसके सबके साथ कोई मिनिमम रेफरेंस है। तो पहली चीज हम उस आंसर को दे देते हैं, जो सेक्शन 56(2) 2003 का एक्ट था, जो अपीलेंट्स ने रेज किया था। अब उसमें बताया था कि जो डिसीजन था डिविजनल बेंच का, कि क्या लिमिटेशन पीरियड 2 साल का जो प्रिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 56(2) 2003 के एक्ट से, क्या वो उसे अपीलेंट्स को बार करता है, जो डिमांड मांगी जा रही है, जो रेज की जा रही है,
जून 1996 से लेके और मई 2000 तक का। तो अब यहाँ पे कहा कि ये डिविजनल बेंच ने आंसर था वो अफर्मेटिव में दिया था, नहीं हाँ ये बार करता है। तो इन द लाइट ऑफ टू जो सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रेरी डिसीजंस जो दिए गए हैं इस कोर्ट ने, तो यहाँ पर पहले अब यहाँ पर बताया कि ये पहले हम सब ऑर्डर को जो है उसको सेट असाइड करते हैं। तो जब इसलिए पहले हम जो फाइंडिंग्स आई हुई है इस कोर्ट की जो पीसी जजमेंट उसको देखते हुए सब जो उसको सेट असाइड करते हैं। एक कुसुमम होटल्स लिमिटेड वर्सेस केरला SEB का जो डिसीजन थी ये 2008 में आया था, उसमें ये एग्जामिन किया गया था कि जो भी रेट्रोस्पेक्टिव डिसकंटिन्यूएंस होंगे टैरिफिक कंसेशंस के, तो जो टूरिज्म इंडस्ट्री से संबंधित होंगे, तो उसमें बताया था कि जो लायबिलिटीज आएंगी लाइसेंसी के पास, जो लायबिलिटी एक्यूड की जाएगी लाइसेंसी के पास जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, वो कहा कि वो स्टैच्यूटरी नेचर में होगी और वो उसके बाद भी वो स्ट्राइव रहेगी, मीन्स सर्वाइव तब भी करेगी अगर जब 2003 का जो एक्ट आ जाता है। तो मीन्स पिछला जो एक्ट आया 2003 के एक्ट आने से ये नहीं कि उनकी जो लायबिलिटी बनती है लाइसेंसी की, तो वो स्टैच्यूटरी नेचर है, तब भी उसके बाद भी अगर नया एक्ट आ जाएगा तब भी उसके बाद कंटिन्यू रहेगी। तो ये उसके जजमेंट के कंटेंट्स थे, वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए हुए हैं। एक दूसरी जजमेंट थी उसके बारे में भी डिस्कस किया गया 56(2) का। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि इस कोर्ट ने सेटल कर चुकी है सेक्शन 185 सब पार्ट 5 2003 का एक्ट है, अगर उसे रीड किया जाएगा सेक्शन 6 ऑफ 1897 एक्ट जो जनरल क्लॉज एक्ट बताया जाता है इसको, तो यहाँ पे एक इनएस्केबल कंक्लूजन निकल के आता है कि जो लिमिटेशन जो था 2 साल का जो रिकवरी के लिए बताया गया था कि जो प्रिस्क्राइब की गई है रिकवरी के लिए ड्यूज के लिए, तो यहाँ पर कहा कि वो अप्लाई करता है लायबिलिटीज के लिए जो राइज हो रही है 2003 के एक्ट से, और जो इन्फोर्समेंट से पहले के लिए नहीं अपनेगा, नॉट प्रायर टू द इन्फोर्समेंट देयरऑफ। तो जो 2003 के अंदर बताया कि तो यहाँ पर हमने कोर्ट ने ये होल्ड किया कि डिविजनल बेंच ने यहाँ पर एरर कर दी थी, उसमें उन्होंने ये होल्ड कर दिया था कि जो लायबिलिटी एक्यूड करती है फर्स्ट रिस्पोंडेंट के ऊपर, तो जो इन्फोर्समेंट हुआ था 2003 के एक्ट में, तो वुड स्टिल बी बार्ड बाय दी, जिन्होंने कहा था कि ये बार्ड होगी सेक्शन 56(2) देयर ऑफ के लिए। तो मींस डिवीजनल बेंच ने उनके अगेंस्ट में डिसीजन दे दिया था। तो अब यहाँ पर कहा कि ये बार्ड होगी, मींस जो लायबिलिटी है वो बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर डिवीजनल बेंच ने एरर होल्ड कर दी थी कि लायबिलिटी इंक्लूड होगी जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट की जो प्रायर टू द इन्फोर्समेंट ऑफ 2003 एक्ट में, तो वो स्टिल बी बार्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ देयर ऑफ। तो यहाँ पर कहा कि आंसर जो है वो अपीलेंट्स के अगेंस्ट में जाता है, और जो डिमांड रेज की गई थी अपीलेंट ने कि वो बताया था कि जो ग्राउंड ऑफ डिले की वजह से और जो अमाउंट जो था कि रिकवरेबल है जो मैनर ऑर्डेंड किया गया है सेक्शन 24/1910 एक्ट के, तो यहाँ पर पहले सेक्शन 24 के कंटेंट से उसको यहाँ पर पढ़ा, मीन्स देखा उन्होंने, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सप्लाई टू द कंज्यूमर नेग्लेक्टिंग टू द पे चार्ज, तो इसके जो प्रोविजंस थे वो ये बताता। अब कहा कि सेक्शन 24 साफ बताता था कि लाइसेंसी जो है मीन्स जो सप्लाई करता है वो अगर वो डिस्कनेक्ट करता है एनर्जी ऑफ किसी भी पर्सन को, अगर वो चार्जेस हैं इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी के जो सम जो भी चार्जेस उनके ऊपर ड्यू पड़ते हैं, तो कंडीशन यहाँ पर ये थी कि डिस्कनेक्शन का जो नोटिस है वो देना पड़ेगा 7 डेज नोटिस, मीन्स कंडीशन प्रेसिडेंट ये थी कि 7 डेज प्रायर नोटिस देना जरूरी है। तो यहाँ पर कहा कि जो राइट है यहाँ पर लाइसेंसी का कि वो रिकवर कर सकता है जो सम बनता है जो सूट फाइल करके जो इंस्टीट्यूट के सूट करके वो सम को रिकवर कर सकता है। सेक्शन 24 जो है उसने पीरियड जो लिमिटेशन का नहीं बताया हुआ है, जैसा कि सेक्शन 56(2) 2003 के एक्ट में जो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन बता रखा है। तो इसमें बताया है कि अगर लाइसेंसी जो है वो इंस्टीट्यूट फाइल करता है तो यह ये नहीं कह सकता है कि ये किसी हाल में भी कहा जा सकता है कि जो डिग्री ऑफ कन्विक्शन था कि सेक्शन 24 कहीं भी नहीं बता सकता है कि सेक्शन 24 ने कहीं भी नहीं बताया कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है उसके बारे में जिक्र किया गया, और क्योंकि लिमिटेशन एक्ट के बारे में कुछ नहीं बताया गया उसमें, और तो यहाँ पर बताया कि जो सूट जो है वो किसी भी समय फाइल किया जा सकता है एट द कन्वीनियंस ऑफ द लाइसेंसी जब चाहे वो सूट को फाइल कर सकता है। तो यहाँ पर जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन था सेक्शन 24 का जो पिछला एक्ट था उसमें लिमिटेशन का जो पीरियड था वो नहीं बताया था, इसने कहा था कि कभी भी अपनी कन्वीनियंस पे साइड फाइल कर सकता है। तो अब कहा कि इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी है वो एक सेलेबल कमोडिटी है,
मतलब उसको एक सेलेबल कमोडिटी की श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पे कहा है कि उसे बेचा जाता है क्रेडिट पे। तो यहाँ पर पहले किस तरह से क्रेडिट पे बेचा जाता है, क्योंकि जो लाइसेंसी है, जो सप्लायर होगा, वो एनर्जी को पहले सप्लाई करेगा और उसका जो बिल रेज होगा और उसमें बताएगा कि ये डेट बताएगा कि इस तारीख तक आपको अदा कर देना, और चार्जेस जो हैं वो उसके ऊपर बनते हैं। तो इसके बाद जो लायबिलिटी है जिसने अवेल किया सर्विस को, जैसे कंज्यूमर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूमर, उनकी लायबिलिटी बनती है कि वो पे करें। अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं तो सेक्शन 24 सब पार्ट 1 अट्रैक्ट होता था। अब यहाँ पे बताया कि स्टेट ऑफ अफेयर्स के मुताबिक अगर देखा जाए, रिकॉर्ड दिया जाए स्टेट ऑफ अफेयर्स को, सूट ऑफ द रिकवरी जो है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की गई है या सोल्ड की गई है, तो जो लाइसेंसी है, जो सप्लायर है और जो जिसने कंज्यूम किया है, तो ये आर्टिकल 15 1963 एक्ट से गोइंड होते हैं। मींस लिमिटेशन एक्ट है 1963 का, आर्टिकल 15 क्या कहता है लिमिटेशन का, तो उसके कंटेंट्स यहाँ पर बताए। क्योंकि लिमिटेशन का जो पीरियड था सेक्शन 24 1910 के अंदर लिमिटेशन का पीरियड नहीं बताया हुआ था। अब यहाँ पर सेक्शन 15 बताता है कि जो प्राइस ऑफ गुड्स जो बेचे जा रहे हैं और डिलीवर किए जा रहे हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द, तो उसकी जो पीरियड है वो 3 साल का बता रखा है। तो लिमिटेशन एक्ट में जो जितने भी सेलेबल गुड्स हैं उसका जो पीरियड है 3 साल का बता रखा है, जब क्रेडिट का जो पीरियड एक्सपायर हो जाता है। तो मीन्स वहां तक की ऐसे नहीं कि अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है, मीन्स अगर कोई इसकी डेफिनेशन नहीं की तो लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट के तहत तो 3 साल के अंदर वो सूट फाइल कर सकते हैं। तो पोजीशन ऑफ लॉ था कि सेक्शन 24 सब पार्ट 1 जो है वो खुद बताता था पीरियड ऑफ लिमिटेशन, लेकिन डिफरेंट फ्रॉम आर्टिकल 15 जो था। अब सेक्शन 24 जो है वो कोई भी लिमिटेशन का नहीं पीरियड बताता था। अगर उसके सिर्फ अगर लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट है 1963 का अप्लाई करेंगे तो इसके साथ में कहा कि एक न्यू अवतार आ गया था 2003 का। तो यहाँ पर ये लिमिटेशन जो थी वो बता दी गई थी। वो कंज्यूमर नेग्लेक्ट, अगर कंज्यूमर नेग्लेक्ट कर देता है अमाउंट ऑफ पेमेंट करने के लिए, अगर जो बिल रेज करता है लाइसेंसी द्वारा, तो यहाँ पर एक लिमिटेशन के पीरियड की लाइन थी, उसमें सेक्शन 56 सब पार्ट 2 के अंदर वो ऐड कर दी गई थी 2003 में। अब कोर्ट ने कहा कि एक जजमेंट आई थी अजमेर विद्युत वितरण निगम वर्सेस रहमतुल्ला खां वर्सेस प्रीम कॉटेक्स वर्सेस उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। तो उसमें ये जजमेंट आई थी, उसमें कहा था कि कंज्यूमर जो है अगर वो नेग्लेक्ट कर देता है कि जो भी सम ड्यू था, उसके जो ड्यू होगा लाइसेंसी के ऊपर, अगर वो डिमांड रेज करता है, लाइसेंसी मींस जो सप्लायर है इलेक्ट्रिसिटी का वो रेज करता है, और अगर कोई डिमांड नहीं भी रेज करता है, तो अब क्वेश्चन ये था कि कंज्यूमर जो नेग्लेक्ट करता है किसी भी सम ऑफ ड्यू को, तो ऐसे में जो ड्यू होगा तो वो डज नॉट एंड कैन नॉट राइज। तो ऐसे में अगर खुद ही कंज्यूमर डिमांड नहीं रेज करता है तो ऐसे में कोई इसमें बनता नहीं है कि कितना अमाउंट जो बनता है ड्यू करता है, तो इसमें लायबिलिटी नहीं बनती है इसकी। तो अब यहाँ पर अगर लाइसेंसी एक्वायर कर देता है राइट ऑफ एक्शन कि वो सूट इंस्टीट्यूट कर देता है इमीडिएटली, जब इमीडिएटली कंज्यूमर जो है वो नेग्लेक्ट कर देता है पेमेंट देने के लिए, तब सूट बनता है इसमें, तब लिमिटेशन का पीरियड एप्लीकेबल होगा। और तो यहाँ पर कहा कि सिचुएशंस कई आए थे रहमतुल्ला खां की जजमेंट में। तो यहाँ पर लाइसेंसी ने, कोर्ट ने उस जजमेंट में कहा था लाइसेंसी ने बेशक मिस्टेक कर दी हो, इन सच केस में जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन तभी से स्टार्ट होगा जब पॉइंट ऑफ डिस्कवरी ऑफ मिस्टेक एंड नॉट अर्लियर, जब उसको पता चला लाइसेंसी को कि यहाँ पर हमसे कमी हो गई है, इनको ये बकायदा पेमेंट करनी है। तो कोर्ट ने कहा कि जब उनको डिस्कवरी हो जाती है इस मिस्टेक की, तभी से वहां से लिमिटेशन है वो स्टार्ट होगा, ना कि किसी भी डेट से। तो अब यहाँ पर सेक्शन 17 था 1963 लिमिटेशन का एक्ट का था, वो एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा हम इसे और एम्फसाइज नहीं कर सकते कि कल को ये कहे कि टाइम बैरिड हो गया सूट को। अब क्योंकि अब ऐसे अगर बात करने लगे तो हर लोग आने लग पड़ेंगे, वो कहेंगे हमारी एक मिस्टेक थी, हमें पता ही नहीं चला था, हमारी तो एरर हो गई थी, हमसे बोना। तो कोर्ट ने कहा था सिर्फ बोनाफाइड मिस्टेक को देखा जाएगा, नहीं तो सब लोग सबके सब जो हैं कोर्ट में आएंगे और कहेंगे हमसे एरर हो गई, मिस्टेक हो गई, और लिमिटेशन सेक्शन 17 का फायदा लेने लग पड़ेंगे। तो यहाँ पर कहा कि अब यहाँ पर बताया कि अगर सूट जो है इंस्टीट्यूट नहीं किया जाता, अगर उसे पीरियड ऑफ कोई मिस्टेक थी वो डिस्कवर हो जाती है बियॉन्ड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, तो यहाँ पर जो सच सूटर होगा वो एग्जेम्पशन ले सकता है लिमिटेशन का अंडर ऑर्डर 6 रूल 6 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत। तो ऑर्डर 7 रूल 6 के अंदर वो अपनी जो क्लेम है एग्जेम्पशन का ले सकता है। अब यहाँ पर ऐसे कहा कि जो एग्जेम्पशन जो है वो सिर्फ एप्रोप्रिएट केस में ही दी जाएगी। अगर सूटर ये कहता है कि वो मिस्टेक थी, वो बाद में पता चली और एविडेंस में आ जाता है कि जो अगर कोई भी रीजनेबल डिलीजेंस के बाद भी वो मिस्टेक जो है वो अर्ली डेट में नहीं पता की जा सकती थी, तो लिमिटेशन जो होगा
वो वही पीरियड से काउंट होगा फ्रॉम अर्लियर, जो काउंट होगा वो अर्लियर डेट से ही होगा। और इन केस द काउंट जो अगर वो अर्लियर डेट से होगा तो फिर डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन होगा सूट का बियॉन्ड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो ऐसे में जो बार ऑफ लिमिटेशन है वो अट्रैक्ट हो जाएगा इसमें। तो मीन्स अगर उसके बाद अगर वो कोर्ट ने कहा कि अगर वो गलती को पहले भी ड्यू डिलीजेंस से पकड़ लेता है कि यहाँ मिस्टेक नहीं हुई है, तो कोर्ट ने कहा कि ये उसी डेट से चालू होगा जिस डेट से उसको ड्यू डिलीजेंस से वो पकड़ सकता था मिस्टेक को। ऐसे नहीं कि आप सोए रहे और बाद में कह दिया कि लिमिटेशन का मीन्स रिलीफ लेने के लिए आगे। तो ऐसे में कहा कि ऐसे में नहीं होगा। ड्यू डिलीजेंस और लैक ऑफ बोनाफाइडनेस जो है वो सूटर को क्लोथ नहीं कर सकती कि वो एडवांटेज ले ले अपनी बेनिफिशियल पोजीशन का और सेक्शन 17 का फायदा ले ले। अब सेक्शन 24 था 1910 का एक्ट था, उसमें बताया था कोई लिमिटेशन नहीं बताई थी, और लेकिन यहाँ पर कहा कि लाइसेंसी को अलाउ करता था कि वो डिसकंटिन्यू कर सकता है एनर्जी को अगर कोई कंज्यूमर जो है वो चार्जेस पेमेंट नहीं करता है, जो कि उन्होंने डिमांड की थी बिल में। और इस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जो सूट है अनपेड चार्जेस जो है वो बार्ड भी हो जाएगा अगर वो 3 साल के अंदर नहीं किया जाएगा। तो अगर वो 3 साल की लायबिलिटी के अंदर एक्यूट नहीं किया जाए, तो यहाँ पर कहा कि कोई लिमिटेशन नहीं था इसमें, अगर जिसमें नोटिस जो है सेक्शन 24(1) के जो इशू करने का कोई लिमिटेशन नहीं बता रखा था। तो यहाँ पर इंटेंशन थी इविंसिंग द इंटेंशन ऑफ लाइसेंसी कि वो डिस्कनेक्ट कर सकता था सप्लाई ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द क्लेम ड्यूज। तो अब यहाँ पर कहा कि अगर कंज्यूमर उसके बाद भी पे नहीं करता था चार्जेस को डिमांड करने के बाद भी, तो यहाँ पर उस केस में नोटिस जो था वो इशू नहीं किया जाता था रीजनेबल टाइम में और एट एनी टाइम जब भी सूट ऑफ द जिसकी वजह से सूट फॉर द रिकवरी जो है इंस्टीट्यूट किया जा सके। अब चाहे इसमें जो राइट था लाइसेंसी का वो क्लेम कर सकता हो अनपेड चार्जेस को, वो लैप्स भी हो जाए, तो ये सब डिसाइड करता था कोर्ट द्वारा, जिसके समक्ष जो है वो लिस्ट इज ब्रॉट में जो मैटर लेके जाया जाता था ऑन कंसिडरेशन ऑफ डिफेंस को देखने के बाद और एक्सप्लेनेशन ऑफ डिले देखने के बाद, जहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये सब डिपेंड करता है फैक्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर केस। हर केस के जो फैक्ट्स को पर्टिकुलर केस को देखा डिपेंड करता है। सिर्फ डिमांड जो है वो डिले हो जाती है तो चाहे उसकी आवश्यकता हो ना हो। और अब यहाँ पे कहा कि हम इसको नहीं देखेंगे, जो रेमेडी जो है वो अपीयरेंस की फोरक्लोज हो गई बिकॉज कंटेंशन ये थी फर्स्ट रिस्पोंडेंट की, उन्होंने कोई डिमांड जो है वो नहीं रेज की थी, रिस्पोंडेंट ने कोई डिमांड रेज नहीं की थी और शो कॉज जो नोटिस था वो इंटरप्रिटेट नहीं किया जा सकता उनकी डिमांड्स के बेसिस पे। अब जो सेकंड शो कॉज नोटिस था 7 जनवरी 2009 का था, जो उसने कहा था कि फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन आया था फर्स्ट रिस्पोंडेंट के ऊपर कि उन्होंने रिट ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट में ली थी और ये अपीलेंट्स के लिए फेटल था। अब पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं और कहा कि शो कॉज नोटिस जो इशू किए थे अपीलेंट से उसको देखते हैं। तो उस सारे शो कॉज नोटिस हैं यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए उन्होंने। सेकंड शो कॉज नोटिस क्या कहता है, फर्स्ट क्या कहता है। अब यहाँ पर कहा कि जो पहला जो अमाउंट आया था मीन्स नोटिस में ये कहा था कि अमाउंट जो पेमेंट करनी है रिस्पोंडेंट को कि उनको डिमांड की गई थी अपीलेंट द्वारा। तो यहाँ पर कहा कि सर्टेन एडमिटेड फैक्ट्स के देखते हुए दोनों ऑर्डर्स जो हाई कोर्ट के थे वो ये बताते थे कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग लिटिगेशन थी दोनों पार्टीज की और दोनों पार्टीज की लिटिगेशन थी इन सारे ऑर्डर के ऑर्डर को देखने के बाद भी। और जो पहला इंटरिम ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया था उसके कंटेंट्स ये थे कि सुना, एडमिट किया और नोटिस था रिटर्नेबल डेट में था। और पहले नोटिस जो रेट पिटीशन थी उसमें ये भी रिलीफ में लगाया था कि जो रिलीफ शो कॉज पे नोटिस पे वो मिल गया था रिस्पोंडेंट को रिलीफ, उसमें लेकिन इसे कहा था कि अब मिनिमम गारंटी चार्जेस हैं वो 807 किलोवाट एम्पीयर के देने होंगे और जो कि इंटीमेट किए जाएंगे पटिशनर को विद इन वीक। तो उसके बाद में कहा कि जो परमिशन थी जिसमें परमिशन थी कैंसिलेशन की जो परमिशन थी वो उस पर स्टे कर दिया था जो टीजी सेट लगाया हुआ था टर्बो गैस का। और फर्स्ट रिस्पोंडेंट ने डिपॉजिट कर दिए थे मिनिमम गारंटी चार्जेस को और ये ओपन था फर्स्ट रिस्पोंडेंट को कि वो ना देता और क्योंकि उसको रिस्क लग गया था कि वो अगर ऑपरेट नहीं कर पाएंगे टीजी सेट को। तो यहाँ पर कहा कि जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट था वो इंटरेस्टेड जो थे वो अगर फर्स्ट रिस्पोंडेंट इंटरेस्टेड नहीं होते टीजी सेट को लगाने में तो वो रिट को विड्रॉ भी कर सकते थे और उसमें विड्रॉ करने के बाद वो अपील पे भी जा सकते थे और उसके बाद वो रिट अपील भी जा सकते थे। लेकिन उन्होंने कोई
ऑर्डर को अपील में, अब जो अपील में नहीं गए, तो इसलिए वो जो ऑर्डर था हाई कोर्ट का वो फाइनलिटी पे आ गया था। अब क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट इच्छुक थे कि वो आउटकम क्या आ रहा है फर्स्ट रेट पिटीशन का, और ताकि वो ऑर्डर मिल जाए कि वो टीजी सेट को चला सकें। फर्स्ट नोटिस जो था वो इशू किया था 70,50,448 का, तो उसको ट्रिगर्ड भी किया गया। मींस फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट ने एक मिसलेनियस पिटीशन भी डाली थी, एप्लीकेशन भी डाली थी, और फर्स्ट शो कॉज नोटिस को चैलेंज भी किया था। लेकिन अब कहा कि बेशक फर्स्ट पिटीशन रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन हम लिस्ट ऑफ डेट्स जो होती हैं, जब स्पेशली पिटीशन फाइल की जाती है तो उसमें लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स होते हैं। कोर्ट ने उस लिस्ट ऑफ डेट्स को देखा कि जो रिस्पॉन्डेंट कंपनी ने चैलेंज किया था फर्स्ट शो कॉज नोटिस को बाय MWP मींस मिसलेनियस पिटीशन थी, वो फाइल की थी इन रिट पिटीशन में, जो कि डिस्पोज हो गई थी 14 फरवरी 2001 में। अब यह कहा कि जो मिसलेनियस पिटीशन थी वो रेस्पिलेंट्स के फेवर में थी, तो रिस्पॉन्डेंट के अगेंस्ट में थी। हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था 14 फरवरी 2001 को, उसका क्या कंटेंट्स थे ये था, उसमें ये बताया था कि जो मिनिमम गारंटी अमाउंट है वो अपील पिटिशनर को देनी होगी, चाहे उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की हो ना की हो। और ऑर्डर जो था वो उसको भी चैलेंज नहीं किया गया था, तो जिसकी वजह से वो मिसलेनियस एप्लीकेशन का जो ऑर्डर था वो फाइनलिटी पे आ गया था। और कोर्ट ने कहा कि फर्स्ट कोई भी रिकॉर्ड में नहीं था फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट के कि उन्होंने मींस पेमेंट। तो यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा बताया हुआ है आगे। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि अगर एक इंट्रीम ऑर्डर पास हो जाता है तो जो इंट्रीम पर रिलीफ जो दी गई है पार्टी को, वो चाहे कंफर्म्ड हो सकती है, जब वेकेटेड भी हो सकती है, जब वो फाइनल डिस्पोजल होती है। अगर डिस्पोजल जो है वो डिसमिस हो जाता है तो इंट्रीम रिलीफ जो दी गई थी वो भी कंटिन्यू नहीं की जा सकती बियॉन्ड द टर्मिनेशन। तो ये जजमेंट थी स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस मदन गोपाल रुंगटा की जजमेंट थी। तो ये जजमेंट भी कहा कि अगर एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं और उसमें रिलीफ मिल जाती है, चाहे तो रिलीफ जो है वो वकेट हो जाएगी या फिर कंटिन्यू होगी। और तो मींस कुल मिलाकर जो काफी लंबी थी जजमेंट। तो अब ये लॉ ऑफ एस्टोपल के बारे में बताया था, उस एस्टोपल का जो हम पार्ट है वो देख लेते हैं। एक जजमेंट पे उन्होंने विश्वास रिलाई किया था, उसने कहा था भानु कुमार जैन वर्सेस अर्चना कुमार की थी। उसमें बताया था कि डिस्टिंक्शन होता है रेस जुडिकाटा का और एस्टोपल का। रेस जुडिकाटा में क्या होता है कि एक केस आपने फाइल कर दिया, अगर उस केस को आप दोबारा भी फाइल नहीं कर सकते सेम ग्राउंड्स पे। अगर ये एक कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा होता है, मींस कुछ अगर पिटिशनर है, एप्लीकेंट है, उसको पता है कि ये केस हम वो सारे ग्राउंड्स में इस केस में भी लेता हूँ, जो डिलिबरेटली उस केस ग्राउंड्स को नहीं रेज करता और बाद में सब्सिक्वेंट वो सूट नहीं फाइल कर सकता, ताकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए बताया गया था। और एस्टॉपल जो है वो टोटली अलग है, और कहा कि अगर कोई इशू है वो डिसाइड कर दिया कोर्ट ने तो वो ही वुड बी स्टॉप्ड फ्रॉम रेजिंग द सेम इन द लेटर प्रोसीडिंग्स। तो एक इशू को आपने डिसाइड कर दिया तो वो दोबारा सेम इशू को नहीं रेज कर सकते, क्योंकि वो स्टॉप कर देगी कोर्ट को कि ऑलरेडी हम डिसाइड हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये बताया कि इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन थी वो डिस्पोज हो गई थी, क्योंकि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट ने जो इशू रेज किया था वो उनके अगेंस्ट में चला गया था फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट में। और फर्स्ट और सेकंड शो कॉज नोटिस थे वो भी सिमिलरली वर्डेड थे। और फर्स्ट शो कॉज नोटिस को मींस उनको चैलेंज नहीं किया गया था कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट का कि वो डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो अपीलेंट जो है वो ऑथराइज्ड है सेक्शन 24 के तहत फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट के मींस फर्स्ट, क्योंकि वो फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट जो है वो सेम इश्यूज को आगे रेज नहीं कर सकता, वो स्टॉप्ड हो गए थे कि सेम इश्यूज को की रेज करने के लिए कि सेकंड रेट पिटीशन में वो चीज इशू रेज नहीं कर सकते थे। तो अब यहाँ पर बताया कि सारी जजमेंट देखने के बाद कहा कि अपीलेंट्स की जो अपील थी वो अलाउ कर दी जाती है, और जो डिमांड नोटिस था जो उसमें बताया गया था जो रिड्यूस्ड अमाउंट है वो इतना ही देना होगा, 56 लाख समथिंग का था। तो कंक्लूजन में यही निकाला कि जो सारे जुडिशियल ऑर्डर्स को कोजाइन करने के बाद फर्स्ट पिटिशनर को ये देखने का कंडक्ट था फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट का, उसको देखते बाद जो लायबिलिटी थी फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट की पे करना मिनिमम गारंटी चार्जेस एंड अदर चार्जेस, वो फाइनलिटी पे हो गए थे और ये बाउंड करता रिस्पॉन्डेंट को। और
कि वो जो पेमेंट है वो अदा करें। इसलिए जो इम्प्यून जजमेंट थी हाई कोर्ट की, जिसने इंटर कोर्ट अपील कराई थी, वो कहा कि वो अनसस्टेनेबल है, इसे सेट असाइड किया जाता है। पार्टीज को जो है कोई कॉस्ट नहीं बेयर करनी पड़ेगी, मीन्स वो अपनी भी कॉस्ट खुद बेयर करेंगे। तो ये जजमेंट आई थी 4 नवंबर 2024 की। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।